मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अब की बार हम रायपुर में मिल रहे हैं, हर बार दिल्ली में मिलते हैं अक्सर। अच्छा हुआ कम से कम रायपुर आया इसी बहाने। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता हूं, तो इस बार पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया और हमने उसे चलाया हमारे एक और समिट में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आई मेरे पास यूनिवर्सिटी में और उसने मुझसे कहा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हमारे मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया। तो मैंने कहा भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है? बोले नहीं, देखिए बाकी सब बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री आते रहते हैं, उनके इंटरव्यू मीडिया करती है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का आपने इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली में मतलब देश के जितने भी मीडिया हाउस है उसे केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे दूरस्थ जो अंचल में जो राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, वहाँ भी जाके उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो टीवी है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, उसे केवल बड़े शहर के लोग नहीं पढ़ते बल्कि दूरस्थ अंचल के लोग भी पढ़ते हैं। इसलिए उनकी भी भावनाओं को भी आपको सम्मान, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये कहने का मतलब यही हुआ। वो बच्ची धमतरी से थी, वैसे धमतरी जिले से थी, उसने मुझसे कहा, और उसके पेरेंट्स ने यहाँ कोका कोला की एक एजेंसी के मालिक हैं उसके पिताजी, तो उन लोगों ने उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि इस स्टेट के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बात हुई, बहुत राज्यों में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन आपका एक यूनिक फोकस है। उस फोकस का शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पिछली बार जब आप लोग चुनाव जीते तो ऐसा हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया की हमारे ही अखबार की कि पैडी पावर्स कांग्रेस, और पैडी जो किसानों की जो खेती है यानी उसने कांग्रेस को चुनाव जिताया। आपका बड़ा किसानों का, ग्रामीण क्षेत्र का फोकस रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहर में कम फोकस दिया, यहाँ भी मैंने देखा है आपके कुछ डेवलपमेंट, बट आपने काफ़ी फोकस एग्रीकल्चर को दिया है, जो कि बाकी राज्यों का जो डेवलपमेंट पैटर्न है, जिसको कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ के देख सकते हैं या और तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जोड़ के देख सकते हैं, उससे डिफरेंट है। क्या खास रीज़न है उसका कि आप इतना फोकस आपने एग्रीकल्चर पे किया है? देखिए, मुख्य रूप से बात यही है कि देश के जो आधे से भी अधिक जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है, और खासकर छत्तीसगढ़ में तो 75 और 80% लोग कृषि पे आधारित हैं। यदि उनकी अर्थव्यवस्था आप नहीं सुधारेंगे तो प्रदेश के में बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए जो पूरा फोकस है वो कृषि पर रहा है, और न केवल कृषि पर बल्कि वनांचल में भी रहा, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, तो उनके जो लघु उपज है उसके खरीदी की भी व्यवस्था, मतलब जो कुछ उत्पादन यहाँ हो रहा है और तो उसका सही मूल्य उनको मिलना चाहिए। तो जो श्रम है उसका सम्मान होना चाहिए, मुख्य बात ये है। श्रम का सम्मान होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, वो ठीक है, बट आपका जो पैडी की खरीदारी को लेकर के मैं देखता हूँ कि केंद्र से अक्सर रन इन रहता है। आपका कहना है, उनका कहना है कि एमएसपी हमने दी, और आपका कहना है कि आपकी एमएसपी से बात बनती नहीं है, जो आप एमएसपी देते हैं उससे बात बनती नहीं है। और आपका एक ये भी बड़ा मुद्दा रहा है कि जब आपका मन करता है, यानी केंद्र का मन करता है, तो वो पैडी उठाते हैं, जब नहीं करता तो पैडी नहीं उठाते हैं। असल में इसके पीछे स्थिति क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड स्थिति है कि आपकी राजनीति से रिलेटेड स्थिति है? हालांकि मैं राजनीति पे बात करना नहीं चाह रहा था, बट ये उसी तरह की बात है कि राजनीति के साथ में हो और राजनीति ना हो, मुश्किल काम है। देखिए, जहाँ तक के वैसे दोनों पार्टियों को यहाँ सत्ता में रहने का अवसर मिला, और डबल इंजन की सरकार भी थी। उसके पहले आप देखेंगे 2013 तक जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तक के देखेंगे तो वो धान की खरीदी की मात्रा बढ़ती गई और 80 लाख मीट्रिक टन तक गया। जैसे डबल इंजन की सरकार आई तो बोनस भी मिलना बंद हो गया। धान फिर 5 सालों में, पिछले 13 से 18 के बीच में, फिर वो आंकड़ा कभी 60 लाख मीट्रिक टन से ऊपर गया नहीं।
और फिर उसी दौर में आप 15 क्विंटल प्रति एकड़ से घटा के 10 क्विंटल का भी फैसला आप करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बोनस देने के लिए रमन सिंह ने तो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था यहाँ, तो मेरा सवाल ये है, क्या मोदी जी ने मना किया था 300 रुपये बोनस देने के लिए, जो आप नहीं दिए? आज जब बात होती है हमारी सरकार आने के बाद, आप जैसे हमारी सरकार आई, हमने 25 रुपये क्विंटल में धान खरीद शुरू किया, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी था कि कीमत जो लागत रेम्यूनरेटिव प्राइस है, इस हाँ, प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए और उसी को हम लोग गणना किया था, उसके हिसाब से हमने 25 रुपये क्विंटल में खरीदी शुरू किया। गोयल साहब उस समय भी खाद्य मंत्री थे, पासवान जी पहले थे, उसके बाद फिर गोयल साहब आए। तो पासवान साहब के समय तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे गोयल साहब आए, उन्होंने कहा कि जी आप समर्थन मूल्य से आप ज़्यादा आप किसानों को दे रहे हैं। और हमने कहा हम तो जनता से वादा किए, किसानों से वादा किए 25 रुपये देने का, ये तो बोनस है, और बोनस जहाँ देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे, है ना। तो हमने कहा कि भाई हम तो इसे कम करेंगे नहीं। फिर बात आई कि उसके बाद हमारा चावल का कोटा जो हमसे चावल लेते थे, क्योंकि हम धान खरीदते हैं किसानों से, और उसका चावल बना के चाहे राज्य सरकार का हमारी जो ज़रूरत है उसके, और केंद्र सरकार यदि खरीदे तो उसको हम लोग पूर्ति करते हैं। केंद्र सरकार ने हमारे उसमें कटौती कर दी। अब हमारे सामने दुविधा थी कि हम करें क्या। किसानों से एक तरफ हमने कहा कि 25 रुपये देंगे, और दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार हमसे चावल नहीं खरीद रही है। तो फिर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया। पहले साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया, उसके बाद फिर प्रति वर्ष 9,000, क्योंकि समर्थन मूल्य बढ़ा तो फिर 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अभी भी दे रहे हैं। तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि ये हमसे चावल नहीं खरीदे, हमको मार्केट में इसको नीलाम करना पड़ा। जो धान हम लोग 1900 रुपये क्विंटल में हम खरीदे थे, उसको खुले में नीलामी किए तो 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में हम लोग उसको मार्केट में बेचे। मतलब ये है कि 500 से लेके 700 रुपये प्रति क्विंटल हम लोग को घाटा उठाना पड़ा। जब देखिए अब उसके बाद खुद की ज़रूरत पड़ी तो डिमांड किए। अभी इस साल हम लोगों को होता ये था कि सितंबर महीने में हम लोगों को डिमांड भेजा जाता था कि भाई हम आपके जो चावल है इतना खरीदेंगे, लेकिन इस साल जून या जुलाई में ही ये आदेश आ गया कि हम 86 लाख मीट्रिक टन चावल आपसे खरीदेंगे। हम लोग अच्छा लगा कि 86 लाख मीट्रिक टन, लेकिन अभी बीच में फिर हुआ कि 61 लाख हो गया। तो ये 86 लाख से 61 लाख करना ये तो समझ के बाहर। फिर अभी कल ही मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख रहा था, 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल देंगे तो हम खरीदने के तैयार हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके लिखित आदेश की भी कोई कीमत अब रही नहीं। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि धान की खरीदी जो कि एक एसेंशियल आइटम है, और जिससे देश के और आपके राज्य के किसान भी देश के किसान ही हैं, उसके साथ में भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, क्योंकि यदि ये राजनीति नहीं करते तो आय दोगुनी करने की बात कही थी, वो किया नहीं। जो हम यदि बोनस दे रहे हैं तो उसे रोके, खुद भी बोनस देने की घोषणा की थी, उसे भी रोके। तो मेरा सवाल तो यही है कि क्या पिछली सरकार में जो 300 रुपया बोनस दे रहे थे तो उसको क्या मोदी जी ने रोका था? क्यों नहीं दिए? और 2100 रुपये की बात आपने की थी, उसको भी नहीं दिया आपने। तो सवाल तो यही है कि आज आप लगातार हर मंच में झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, झूठ बोल के चले गए, धान का पैसा तो हम देते हैं। अरे भाई, धान का पैसा आप देते हो तो फिर पूरा खरीदते क्यों नहीं हो? जिस प्रकार से पंजाब में, हरियाणा में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है, उसी प्रकार से खरीदी कर लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तो राज्य सरकार खरीदती है ना, जो घाटा लगता है वो राज्य सरकार का है। पर वो एपीएमसी का मुद्दा है, तो आप वो अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या चीज? धान की खरीदी का, वहाँ पे जो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में मंडियों के थ्रू जो खरीद रहे होते हैं, आप उसमें राज्य सरकार का रोल को खत्म करने? हम तो मंडी में वैसे भी नहीं खरीदते। हमारे पास तो धान संग्रहण केंद्र है और करीब 2600
तो भारत सरकार घोषित कर दे भाई हम यहाँ के एफसीआई के माध्यम से खरीदेंगे, हमको क्या तकलीफ है? तो आपको कोई तकलीफ नहीं उसमें? कोई तकलीफ, हमको तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे हर साल करीब 1000-1500 करोड़ रुपये का हमको नुकसान होता है, वो नुकसान बचेगा हमारा, हम किसानों को और ज़्यादा फायदा उसको लाभ दे सकते हैं। ये जो पैसा हमारा घाटा हो रहा है वो किसानों को दे देंगे। और मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति पे बात करना शुरुआत में नहीं करना चाह रहा था, बाद में आता हूँ उसके ऊपर, पहले जरा थोड़े विकास के मुद्दों पे बात कर लें। एक आपने बड़े यूनिक इनिशिएटिव यहाँ कर रखा है, वो है कि आप गौधन के थ्रू आप जो है किसान की इनकम आय बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें आप गोबर की खरीदी करते हैं, गाय मूत्र की खरीदी करते हैं, और ये सब आप सरकार उसमें पैसा खर्च करती है करोड़ों रुपए में। तो आपको लगता है कि वो एक वायबल चीज़ है जो आप कर रहे हैं, मतलब इसको किया जाना चाहिए? जी, ये बहुत ही मेहनत करके इस योजना को हम लोगों ने बनाया है। बहुत लोगों के इसमें मतलब योगदान है, कोई अकेले भूपेश बघेल या कोई एक दूसरे व्यक्ति के नहीं, बहुत लोगों का योगदान है इसमें। और ये जो योजना जो शुरू हुई वो समस्या से ही ये इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आज देश में गौ पालन वैसे भी घाटे का सौदा है, घट रहा है। दूसरी बात यह है कि फसल चराई की शिकायत छत्तीसगढ़ में भी रही है, दूसरे प्रदेशों में भी रही है। खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं उसे फसल बचाना मुश्किल हो गया था। तीसरे फिर राजनीति हो रही थी कि हरिशंकर प्रसाद जी का आपने व्यंग तो पढ़ा ही होगा, वो कहते थे कि दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, अकेले हिंदुस्तान है जहाँ गाय ओट दिलाने का काम करती है। तो उससे निजात पाने के लिए हमने गोधन न्याय योजना लागू की और क्रमबद्ध ढंग से पहले हर गांव में 5 से 10 एकड़ जमीन आरक्षित की। करीब अभी 10,500 हमारे 11,000 पंचायत है, 10,500 गौठान हमारे स्वीकृत हो गए हैं, 10,200 गौठान बन चुके हैं और इसमें लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित भी कर ली बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर के। वो जमीन हमारी आरक्षित हुई, चारागाह के लिए भी जमीन हमने सुरक्षित किया। उसके बाद हमने उसमें घेरा भी किया और उसमें चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सब हम लोगों ने किया। उसके बाद 3 साल से हम लोग गोबर खरीद शुरू कर रहे हैं। 20 जुलाई से ही शुरू किए थे, उस दिन हरी लीग त्यौहार पड़ा था, उस दिन हम लोग शुरू किया था 2 रुपये किलो में। और आज ये है कि अब तक के 265 करोड़ रुपए के हमने गोबर खरीद लिया है और उसका वैल्यू एडिशन करते वर्मी कंपोस्ट बनाया। लगभग 300 करोड़ के हमने वर्मी कंपोस्ट बेच भी लिया। तो इकोनॉमिकली आप कह रहे हैं कि वो घाटे का सौदा नहीं है? हाँ, तो उसके थोड़ा सा 2 लाइन और बोल लूँ। जो 2 रुपये गोबर खरीदे और 10 रुपये वर्मी कंपोस्ट बनाए और वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं किसानों को। तो इसके जो राशि है उसमें जो महिला स्व सहायता समूह कर रहे हैं उसको भी राशि दे रहे हैं और गौठान समिति को दे रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 10,200 जो गौठान है उसमें से 6,500 गौठान ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो चुके हैं। अब उन गौठानों को हम गोबर खरीदने के पैसा नहीं देते, वो गौठान अपने पैसे से ही गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि साल बीतते बीतते 100% हमारे गौठान स्वावलंबी हो जाएंगे। राज्य सरकार उसको पैसा उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महात्मा गांधी के सुराजी गांव की जो कल्पना थी, स्वावलंबन की बात थी, ये गौठान में भी गोधन न्याय योजना में भी स्वावलंबन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब 10,000 में से 6,000 गौठान, 6,500 गौठान यदि स्वावलंबी हो गए 3 साल के भीतर में, कितनी बड़ी बात है। कोई इंडस्ट्री इतना नहीं होता जो इतने बड़े पैमाने पे नए प्रयोग करते हुए यदि हम 6,500 गौठान यदि स्वावलंबी कर ले तो ये बड़ी उपलब्धि है और इस बात को दूसरे लोगों को भी समझना और सीखना चाहिए। ये एक ठोस अचीवमेंट है आपकी सरकार की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी ये लग रहा था कि ये स्कीम सिर्फ एक पॉपुलिस्ट टाइप की आपकी स्कीम है कि आपने किसान को खुश करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा बांटना शुरू कर दिया है और इसका कोई इकोनॉमिक औचित्य नहीं है, जैसे इकोनॉमिक रैशनल नहीं है। बट अब आपने जो ये बताया ये काफ़ी इससे लगता है कि इसके पीछे एक ठोस इकोनॉमिक। हाँ, उसमें अब देखिए करीब 13,000 से अधिक स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। वहाँ 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है उस गौठान के माध्यम से। केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, वहाँ फिर सब्जी बाड़ी भी कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, सुकर पालन कर रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार की एक्टिविटी भी उसमें चल रही है। करीब 2 लाख महिलाएं उसमें, उसको रोजगार मिल रहा है। तो ये अच्छा कोई
आज हो गया, इसके बाद और आगे नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि अब जमीन आरक्षित हो गया, सब कुछ हो गया और काम चल पड़ा है, तो इसे आगे बढ़ाने का आवश्यकता है ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके। और एक और भूपेश बघेल जी, यहाँ पे अगर हम बात करें विकास या डेवलपमेंट को रिलेटेड, उससे इस स्टेट को अलग नहीं कर सकते हैं, कम से कम अभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हालात चल रहे हैं उसमें 5 से 10 साल में शायद हमें ये बात करने की ज़रूरत ना पड़े। वो है नक्सली मुद्दा, और नक्सली मुद्दे के चलते जो ट्राइबल बेल्ट है खासकर, उसमें विकास को रुकना। हम लोग ये बहुत केंद्र सरकार का भी दावा रहा है, आप लोगों का भी दावा रहा है कि नक्सली हिंसा काफ़ी कम हो गई है। हालांकि कई बार नक्सली फिर स्ट्राइक बैक करते हैं और बड़ा हादसा कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में जो नक्सली हिंसा है उसको रोक करके ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट को करने में आपकी सरकार की कुछ कामयाबी रही? देखिए, एक चीज़ है, नक्सली हमला तो कभी भी कहीं भी कर लेंगे और वो उसमें हताहत होने की संख्या कम अधिक हो सकता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जो आपने जो बात कही है कि आज नक्सली है वो बहुत सीमित क्षेत्रों में हो गया है, चाहे अबूझमाड़ का एरिया है और बीजापुर का एरिया है, वहीं वो रह गए हैं, नेशनल पार्क है वहीं पे रह गए हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में मतलब सभी क्षेत्रों में हम लोग काम किए। सबसे पहली बात है उसकी आय बढ़ाने का काम, जो ऋण माफी है, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी है, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदी है। पहले 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, अब 67 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं। उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसके आय में कैसे वृद्धि हो, ये पूरी कोशिश, और उसमें हमें बड़ी सफलता मिली है। जो मिलेट्स है, कोदो कुटकी रागी, उसके समर्थन में लोग घोषित किया, उसे खरीदी। तो अन्नश्री को मोदी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट को, आपको खुश होना चाहिए इस बात से? हाँ, आपका राज्य एक बड़ा प्रोड्यूसर। दिक्कत यह है कि जैसे पहले बताया ना, धमतरी की लड़की ने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का आपने दिखाया, धन्यवाद। लेकिन आपको बताऊंगा, मिलेट्स खरीदी की व्यवस्था हम लोगों ने पहले किया, और एशिया का, भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हमने लगाया, तो हमारी नकल कर रहे हैं भाई। अरे तो थोड़ा तो आप इसमें मोदी जी को क्रेडिट दे दीजिए। अब इसमें मतलब राजनीति को साइड रखिए कि मोदी जी ने अपनी सरकार के साथ में इतना एफर्ट लगाया, G20 में उसको प्रमोट किया, वहां वो उन्होंने खुद मिलेट की गिफ्ट दी, थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए उनको। ना भी दें तो ले लेते हैं भाई, उसकी क्या बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नीति आयोग में मेरे भाषण के रिकॉर्ड निकाल लीजिए। उसमें मैंने कहा कि आप मिलेट्स में कोदो कुटकी को शामिल करिए, उसका समर्थन मूल्य भारत सरकार आज तक घोषित नहीं किया, और हमने समर्थन मूल्य घोषित किया 3100 रुपया, उसमें खरीदी की व्यवस्था की। पहले साल 55,000 क्विंटल खरीदा, 55,000 मीट्रिक टन खरीदा, इस साल 36,000 मीट्रिक टन खरीदा, और उसका रकबा बढ़ा इन 2 वर्षों में 69,000 हेक्टेयर से बढ़ के 1,69,000 हो गया। तो ये मिलेट्स के बारे में हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, और हैदराबाद के जो आपके जो हेड ऑफिस है उसका मिलेट्स का, वो यहाँ आए, वो और यहाँ हम लोग मिलेट्स कार्यक्रम हम लोग किए, 3 दिन का किए थे, पूरे देश भर के लोग आए थे। और उसके बाद यहाँ के मिलेट्स कैफ़े के बारे में प्रधानमंत्री मुझसे मिले, तो उसके भी बड़ी तारीफ की। रायगढ़ भी आए थे, वहीं मिलेट्स कैफ़े हम लोग शुरुआत की, पूरी जानकारी ली और कर रहे हैं। अच्छी बात है, मिलेट्स के प्रचार प्रसार होना चाहिए। नाम भर कर देने से, श्री अन्न कर देने से क्या उसकी स्थिति सुधर जाएगी? आप उसका समर्थन में लोग घोषित नहीं कर रहे हैं, उसे खरीदी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था? ये आपकी डिमांड है सेंटर से कि भाई आप मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समर्थन मूल्य भी घोषित करिए। दूसरी बात मैंने ये कहा कि इसको मध्याह्न भोजन में शामिल करिए, मध्याह्न भोजन में शामिल करिए। तीसरी बात मैंने कहा कि हमारे जो सीमा में तैनात जो जवान हैं उसके भी भोजन में इसको शामिल कर रहे हैं। और उन्होंने सेना में और पैरामिलिट्री में अब ऑलरेडी ये मिलेट को जो डाइट का पार्ट बना दिया है, वो कर रहे हैं। वो आपको मानना पड़ेगा उनकी बात को। इतना थोड़ा आप उनको क्रेडिट देना नहीं चाहते। डिमांड तो हमारी थी ना, दिमाग तो हमारे पहले आया। चलिए, डिमांड दिमाग में हमारे पहले आया, तब तो वो बात हुई। मैंने माना आपकी डिमांड, बिल्कुल सही। थोड़ा उनको क्रेडिट दीजिए। उस पार्ट में क्यों खड़े हो गए हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही रही है, उन्होंने मिलेट को प्रमोट करने में काम बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, वो खरीदी की व्यवस्था कर ले। और समर्थन एडिशनल डिमांड, बिल्कुल ये आपकी एडिशनल। और कोई सवाल आगे? हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने ये इलेक्शन प्रॉमिस की बात की थी सबसे पहले कि हमने पैडी के समर्थन मूल्य के, तो एक इलेक्शन प्रॉमिस
बघेल जी, आपका ये भी था शराबबंदी का, बिल्कुल सही बात, बहुत और बड़ा उसको सवाल। लेकर के आपकी बड़ी आलोचना होती है कि भाई आपने किया लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और अक्सर जब पत्रकार लोगों के पास सवाल नहीं बचते और घेर नहीं पाते तो ये सवाल पहले दागते हैं। मैं तो घेरने की कोशिश नहीं कर चलो, रहा हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये चूंकि एक सामाजिक बुराई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न केवल शराबबंदी बल्कि नशाबंदी होनी चाहिए, और नशाबंदी की तरफ देश को और पूरे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। लेकिन देखने में आया कि शराबबंदी के लिए या नशाबंदी के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कोई था। हालांकि लॉकडाउन के हम बहुत ज़्यादा उस हिसाब से समर्थन, जिस प्रकार से लागू किया उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन लॉकडाउन का समय ऐसा था जो सबसे अनुकूल वातावरण था नशाबंदी का। लेकिन सारी दुकानें बंद थी, सारे ट्रांसपोर्टिंग बंद थे, सारे स्टेट बंद थे। ऐसे समय में लोग जो है वो नकली शराब पी के, दूसरी बात मेरे यहाँ तो सैनिटाइजर, रायपुर में सैनिटाइजर पी के मर गए। जो होम्योपैथिक जो कॉन्सेंट्रेटेड सिरप जो रहता है 100% रहता है, उसे पिए उसे लोग मर गए। और स्थिति ये कि लोग नकली शराब बड़े तेजी से बनाना शुरू किए, और फिर हरियाणा के जो ट्रक है वो रायपुर में पकड़ा गया। धार मध्य प्रदेश के जो ट्रक है, शराब के ट्रक है, वो कवर्धा में पकड़ा गया। इधर उड़ीसा से अलग पकड़े जाते थे। तो देखा कि इतने परिस्थिति के बाद भी, इतने अनुकूल परिस्थिति के बाद भी हम रोक नहीं पा रहे हैं और उससे लोग मर रहे हैं। तो ऐसी कोई योजना, ऐसे कार्यक्रम मैं लागू नहीं कर सकता जिससे लोगों की मौत हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समाज में एक वातावरण बने। जैसे मान लो बिहार में लागू हुआ है, तो वहाँ नकली शराब पी के कितने लोग मर रहे हैं। गुजरात में कब से बंद है, लेकिन वहाँ भी उपलब्धता भी है और दूसरा लोग नकली शराब पी के मर भी रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। समाज को इसमें जन जागरण की आवश्यकता है, और जब अनुकूल वातावरण होगा तो निश्चित रूप से लागू करेंगे। मैं तो अभी भी शराबबंदी और नशाबंदी, न केवल शराबबंदी, हमारे यहाँ गुड़ाखू खींचने नशा है, आपके तरफ नहीं होता गुड़ाखू, आप नहीं जानते? मैं जानता हूँ कि नशा है यहाँ पे। गुड़ाखू जानते हैं ना? वो 5 रुपये की जो डिब्बी है इतनी बड़ी, वो 100 रुपया और 200 रुपये में बिक रहा था। अक्सर हमारे लोग उसको मंजन के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत नशीला होता है और वो कई गुना महंगा बिकने लगा था। तो ये भी एक नशा है जिसका समाज को बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अनुकूल वातावरण होगा निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। इस बार आप चुनावी प्रॉमिस नहीं करेंगे वो शराबबंदी? वो तो हमारे है ही घोषणा पत्र में। वो जगजीत सिंह जी कहते थे अपने कंसर्ट में जब लंदन में होते थे कि लंदन हो और पंजाबी ना हो ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, तो पॉलिटिशियन हो और पॉलिटिक्स ना हो ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए अब मैं आपसे राजनीति के सवाल कर लेता हूँ। बिल्कुल, पत्रकार के यदि पत्रकारिता कर रहे हैं तो राजनीतिक सवाल ना पूछे तो फिर पत्रकारिता कैसे होगी, और वो भी राजनीति की से। तो बघेल साहब, सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आपका जो यहाँ पे जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनमें सब ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार वापस आ रही है जी, लेकिन आपकी संख्या घट रही है, सीटें जो हैं पिछली बार से कम बता रहे हैं। देखिए, अब ये तो एक अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी की 21 सीटें घोषित भी की है जिसमें विरोध भी चल रहा है। तो अभी प्रत्याशी उतरे नहीं हैं मैदान में, पहलवान अभी उतरे नहीं हैं, है ना, दंगल में। तो उसके पहले एक अनुमान है कि सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया है, तो इस हिसाब से इतनी सीट हम ये कांग्रेस को मिल सकती है, ये पूर्वानुमान है। लेकिन जब वास्तविक रूप से जब प्रत्याशी उतर जाएंगे मैदान में तब वो आकलन और सही बैठेगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो आंकड़े हैं 71, पहले 68 जीते थे, अभी विधानसभा हमारे 71 हैं, और उसको भी उस आंकड़े भी पार करते हुए 75 तो टच कर ही जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 71 से ही बढ़ जाएंगे आप? 71 नहीं, 75 पार भाई, अब की बार 75 पार जी। अच्छा मुख्यमंत्री जी, इस पे एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ। आपका ये भाजपा का हमेशा आपकी आलोचना, एक बार आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ की कोई लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास में है नहीं, ऐसा आपका बार बार दावा है।
तो सही बात है, अब जो है उसको नकार भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही। मुझे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता, 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, सरोज पांडे जी उसके राष्ट्रीय महामंत्री उपाध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे और नेता हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, धर्मलाल कौशिक जो विधानसभा का अध्यक्ष और तमाम पता नहीं क्या किन किन पदों पर हैं, तो बहुत सारे नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्वीकार नहीं कर रही इन नेताओं को, उनके कार्यकर्ता नहीं स्वीकार करते, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो चलते सत्र में पहली बार हुआ है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, धर्मलाल कौशिक की जगह वो नारायण चंदेल को बना दिए। पहले आदिवासी दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे राम सेवक पैकरा, उसको हटा के उन्होंने अरुण साहू को बना दिया। तो पुरेंदेश्वरी कह के गई हैं कि रमन सिंह जी एक बार बोले, पुरेंदेश्वरी बोली कि यहाँ कोई चेहरा नहीं है, तो रमन सिंह जी बोली छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूँ। तो पुरेंदेश्वरी जी पलट के बोले कि छोटा मोटा चेहरा भी नहीं है। अब उन्हीं के नेता जब इस प्रकार से बोल रहे हैं, ये तो चूंकि रमन सिंह जी यहाँ है नहीं, तो मैं आपकी बात को मान ले रहा हूँ इस मसले पे। मतलब मेरे बात पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, मैं एक विश्वास है, मगर ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, देखिए वो प्रवक्ता बैठे हैं, श्रीवास जी बैठे हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। ऐसा बोले कि नहीं बोले बता दीजिए। अब ये तो मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ है? हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री हम दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप धोखा मत आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। दिल्ली में भी लोग बोल लेते हैं। नहीं बोल लेते हैं, बोलिए भला बताओ। अरे सवाल नहीं कर पाते, बोलने की बात करते हैं जी। नहीं, ये एक तरफा समेशन है सिचुएशन का। पर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ राजनीति में जी। एक और सवाल पूछता हूँ राजनीति के बारे में आपसे। आपकी पार्टी के आप अब एक बड़े ओबीसी लीडर हैं। ओबीसीज के सेंसस को लेकर के आप लोगों की बड़ी पुख्ता डिमांड है सरकार से। सरकार की तरफ से जो जिन बातों को मैं जानता हूं उसके हिसाब से ये है कि इस तरह से कास्ट बेस्ड राजनीति को करना देश के विकास को एक तरह से बाधित करने की बात होगी। और कास्ट बेस्ड राजनीति जो है कांग्रेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए कर रही है, अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति है ये। आप खुद ओबीसी को बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के ओबीसी लीडर्स में से अब आप एक बड़े लीडर हैं। आपका इस मामले में राजनीति से परे हटकर ओबीसी वेलफेयर को लेकर के भूपेश बघेल जी क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हमारे नंबर 1 देश के नंबर 1 और नंबर 2 केवल राजनीति के अलावा दूसरा कुछ सोचते नहीं है। ऐसे समय में ये सवाल मुझसे पूछा गया है। कांग्रेस हमेशा चुनाव के लिए काम नहीं करती, और ये कास्ट बेस जो जनगणना की बात हुई है, जाति जनगणना की बात, वो केवल राजनीति के लिए नहीं है, वोट के लिए नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो एक बार आता है, चाहे वो पंच सरपंच का करो, चाहे वो विधानसभा करो, लोकसभा। कहाँ एक बार आता है? रूलिंग गवर्नमेंट कह रही है कि साहब बार बार चुनाव आते हैं, इसलिए वो 1 नेशन 1 पोल आ रहे हैं। हल्ला तो बहुत किया आप लोग, हम लोग समेत मुंह में घुसा घुसा प्रश्न पूछते रहे कि लोकसभा मानने वाला है, कहाँ है 1 नेशन 1 इलेक्शन? अभी आया क्या स्पेशल सत्र? अभी कमेटी बनी है ना बघेल जी, आ जाएगा। बड़ा मुसीबत है। उस समय तो ऐसा था कि बिल्कुल अभी इस सत्र में आने वाला है। सारे पत्रकार, हिंदुस्तान के सारे पत्रकार जहां भी जाता था बस आईडी मुंह में 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं। अच्छा, 1 नेशन इलेक्शन में हम उसके बाद अब भूल ही गए। उस पे आते हैं, ओबीसी पे आते हैं। जातिगत जनगणना तक रही है। जातिगत गणना पे आते हैं। जाति जनगणना की बात यह है कि देखिए, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आरक्षण का भी लाभ लोग उठा पा रहे हैं। पहले तो ST/SC का था, बाद में ओबीसी की भी आरक्षण मिला, और 22.5% जुड़ा उसमें, है ना। अब उसके बाद EWS के भी मिल गया 10%। अभी मोदी जी ने किया, उसको कैसे भूल जाएंगे आप? नहीं भूल नहीं रहे। हाँ, आप स्मरण कर रहे थे, 10% वो मिला। अब बात यह है कि आरक्षण में भी आप देखेंगे, ST में हो, चाहे SC में हो, चाहे OBC में, बहुत सारी ऐसी जातियां उपजातियां हैं जो इस प्रगति की दौड़ में वंचित रह गए हैं। न केवल आरक्षण की बात, बल्कि जो शासन की योजनाएं हैं उसका भी लाभ क्या पिछड़े वर्ग के सभी जाति के लोग उठा पा रहे हैं?
क्या एससी और एसटी के सभी वर्ग इसको लाभ उठा पा रहे हैं? तो जब तक कि आपकी जाति गणना नहीं होगी, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तब तक कि आपको योजना बनाने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप उस वंचित वर्ग जो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसमें से जो पिछड़े हैं उसके लिए भी आपको योजना बनाना है। इसके लिए भी जाति जनगणना जरूरी है, केवल चुनाव के लिए नहीं। बट भूपेश बघेल जी, इस सवाल के आप इस बात से सहमत है कि नहीं? कि कम्युनिटी फोकस डेवलपमेंट, तो इस बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल कि जो जिनको लाभ नहीं मिला है उनको लाभ मिलना चाहिए। पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है भूपेश बघेल जी कि ये आपने बड़ी चतुराई से कहा कि ये आपकी पार्टी की बड़ी पोजीशन है कि ये इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बट जैसे ही सेंसस होगा उसके साथ ये डिमांड होगी कि अब इस आरक्षण की सीलिंग को हटाइए। सीडब्ल्यूसी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अभी ये डिमांड ऑलरेडी आगे आनी शुरू हो गई है कि आरक्षण की कोटे की जो ये सीलिंग है इसको हटाइए, ये जो 50% पे रोका हुआ है इसको हटाइए। दूसरा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बघेल जी, और वो मैं आपसे पूछता हूँ एज ए सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर तो बात की बात है, एज ए मुख्यमंत्री जिसने 5 साल निकाल लिए हैं और जिसको अब एडमिनिस्ट्रेशन का पुख्ता एक्सपीरियंस है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में जाति के बेसिस पे राजनीति या विकास की बात होनी चाहिए? ये मैं आपसे सवाल पूछना। बहुत बढ़िया। जाति विहीन समाज की बात भगवान महावीर में भगवान बुद्ध ने की। जाति विहीन समाज की कल्पना हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने की, जो सतनाम पंथ चलाया। कबीर जी ने की, गुरु नानक देव ने की, सारे संत महात्मा हैं एक जाति विहीन समाज की कल्पना की। और दुर्भाग्य ये है कि उसी के नाम से पंथ बना और वो एक जाति बन गई। तो इसका मतलब जाति ऐसा जकड़ा हुआ है कि आप उससे उबर नहीं सकते। आप देखिए, हिंदुस्तान में राजे महाराजे भी रहे, अब प्रजातंत्र है, लेकिन राजा का धर्म भी होता था, राजा का दंड भी होता था और राजा का सिक्का भी होता था, लेकिन जाति नहीं बदल पाया। धर्म भले बदल लिए लेकिन जाति नहीं बदला। जाति की जड़ी इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है, उससे आप उबर नहीं पाए। और उसके ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान ही नुकसान है, उसके फायदे भी हैं। जाति से बहुत सारे फायदे हैं। आप केवल उसको नुकसान के गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं? उसके फायदे भी हैं। एक गाली देने का कोई काम करे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं एक अपने आलोचना की बात कर रहा हूं, पत्रकार के तौर पे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आलोचना, मैं गाली शब्द को वापस ले लेता हूं, लेकिन आलोचना, जाति से केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं वो जाति के माध्यम से चलता है, बहुत सारे काम है वो जातियों से होता है। जो काम शासन को शासन करने में आसान होता है, ये सब चीजें न्यायालय को भी आसान होता है जाति व्यवस्था से। ऐसा नहीं कि उसमें सारी बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी है। लेकिन आप यदि कहेंगे कास्ट बेस्ड राजनीति, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और आप बिहार में देखते हैं सबसे ज़्यादा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप जान जाएंगे तो और क्या फ़र्क पड़ेगा। और जिसमें जो क्षमता है, यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ मोतीलाल वोरा जी अब तो स्वर्गवासी हो गए, 5 बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यपाल के रूप में रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में एक घर है, लेकिन वो 5 बार के एमएलए रहे। खुज्जी में एक भाटिया जी हैं, उसके 2-4 घर के रहे होंगे, 3-3 बार एमएलए बने, भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, इस बात को भूल जाइए। अब मोदी जी बनारस गए, वहाँ कितने होंगे उसकी जाति के लोग? तो आप ये सोचते हैं कि हर बार जाति के आधार पर वोट करते हैं। देखिए, जो काम करते हैं, जिसकी लोकप्रियता रहती है, जो समाज की सेवा करते रहते हैं, उस पर वो लीडरशिप होती है, उसमें लीडरशिप देखा जाता है। जहां आपके पास उस विधानसभा में या उस लोकसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो फिर राजनीतिक दल कास्ट में जाते हैं। तो आप इस बात की सोचिए मत कि कास्ट सेंसस होने से राजनीति प्रभावित हो जाएगी। ये नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार होगा, देश और तेजी से प्रगति करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। आप ही ने अभी कहा
और चूंकि ऐसा मैंने आपको बोला कि कांग्रेस के आप मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के बड़े लीडर हैं, आपने कहा जो लोग सेवा करते रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, जिनमें निष्ठा की भावना रहती है, वो उन लोगों को लोग वोट देते हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय लेवल पे ये नेतृत्व कब ला पाएगी बघेल जी की, जिनको लोग ये सब देख के वोट दें? हाँ हाँ, तो ऐसा है कि आप एक ही चुनाव जीते, दूसरा चुनाव, 2 ही चुनाव जीते ना। ऐसा कि क्यों मान ले कि आप जिंदगी भर के चुनाव जीत गए, इसके बाद होगा ही नहीं। ये 2024 आने दीजिए, अभी पता चल जाएगा दालाटे भाव, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन बना है तो आपने प्रेसिडेंट आप भारत कर लिए, इंडिया नहीं लिखे। आपको इतना डर है उस गठबंधन से, आप उसे घमंडिया कर रहे हो, आप उसे इंडी कर रहे हैं, है ना। मतलब 28 दल के लोग बैठ गए, दूसरे दिन 38 दलों की बैठक हो गई। मतलब घबराहट कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला समझ गया है कि ये अब कुर्सी खिसकने वाली है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी लीडरशिप देखेंगे लोग 2024 में कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी नहीं, हम इंडिया गठबंधन, इंडिया में ऐसी लीडरशिप देखेंगे आप? हाँ, इंडिया गठबंधन आएगा, जिसमें लोगों को निष्ठा दिखे, जिसमें लोगों को मेहनत दिखे, वो दिखेगी उनको? बिल्कुल दिखेगा जी। अब 2 और ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी। एक, कल पार्लियामेंट में हुआ, बड़े फैनफेयर के बाद, कैबिनेट के बाद, सस्पेंस के बाद, विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल। आपकी पार्टी ने उसकी आलोचना, आपकी पार्टी कर रही है कि अधिनियम के लिए वेट करना पड़ेगा और इस तरह की बातें कर रही है। तो अब वो बिल इंट्रोड्यूस तो किया सरकार ने, तो सोनिया जी ने तो स्वागत किया ना, अच्छा किया। राजीव जी के जो सपना अधूरा था उसे पूरा हो रहा है, क्योंकि 2000 उसके लायक कितने दिन हो गए उसे, तो 25 साल से चल रहा है, 25 साल पहले, 27 साल से, है ना। उस समय जब पंचायती राज लाए थे, वो भी राज्यसभा में 7 वोट से गिरा था। फिर नरसिम्हा राव जी का शासन आया तो लागू हुआ। आज चाहे पंचायती राज हो, नगरीय निकाय हो, 33% महिलाएं हैं। और आप सर्वे करके देख लीजिए, 50% और 60% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो यदि विधानसभा और लोकसभा में होता है तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। आधी आबादी है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें अब ये क्यों कह रहे हैं कि आप जब सेंसस होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, तब वो लागू होगा 2029 में। जब बिल आप ही लागू कर रहे हैं भैया, तो अध्यादेश जारी करो। ये 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं कर देते आप? तो आपकी क्या डिमांड है कि 2024 से पहले लागू होना चाहिए? तत्काल होना चाहिए, और एसटी, एससी, ओबीसी का भी महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आपकी डिमांड है कि तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव होना चाहिए, और सबको इसका, सबके साथ न्याय होना चाहिए। एक और चीज को तत्काल प्रभाव से वो सरकार करना चाह रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो है वन नेशन वन पोल। आपको किसने कहा? कमेटी बिठाई है सरकार ने? नहीं, तो ले क्यों नहीं आते विधानसभा में, लोकसभा में? कमेटी बिठाने का मतलब ही है कि आप वो डिले करना चाहते हैं, केवल उसको एक वातावरण बनाना चाहते हैं जिसका लाभ लेना चाहते हैं। अभी भी महिला विधेयक भी यदि 2024 में लागू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल आप केवल वोट लेने के लिए, महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि महंगाई से बहुत त्रस्त महिलाएं, उसका ध्यान बटाने के लिए आपको 33% आपको आरक्षण मिलेगा। कब? 2029 में। पता नहीं, अभी 2021 का जनगणना कराया नहीं हुजूर, 2023 निकल रहा है, जनगणना होगा नहीं, ना 9 में तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाई जब आप पर जनगणना हुआ नहीं तो डिलिमिटेशन वाला सेंसस नहीं हुआ, जब सेंसस हुआ नहीं है तो डिलिमिटेशन किस आधार पे करेंगे? तो उन्होंने कहा है ना पहले सेंसस करेंगे फिर डिलिमिटेशन। हाँ, तो 2021 से 2023 हम तो लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ऐसी परिस्थिति है? अब 2023 हो गया, क्यों नहीं करें? जो हर 10 साल बाद होता रहा है, अभी क्यों रोका है? उन्होंने कहा कोविड था सबसे पहला रीजन उसका। लो वाला वो तो कब से बीत गया। हम तो आर्थिक सर्वेक्षण करा लिए, वो कब बीत गया भाई। वो तो मतलब ये है कि आपको देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं, केवल आपको राजनीति और कुर्सी से लेना देना है। अब आप कास्ट मतलब सेंसस की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि महिला रिजर्वेशन लाना है, क्योंकि महिलाओं को अपने तरफ लाना है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महिलाएं त्रस्त हैं, आपको वोट करने वाले नहीं है, तो ये एक बड़ी हसलिया है। 2029 में लागू होगा, करो। अभी 2024 में कहाँ गया है? कितना दिन लगता है आपको? क्यों नहीं देते? SC, ST, OBC सबको आप आरक्षण दे दीजिए, उन महिलाओं को।
तो आपने मुझसे वो इस बात की स्पष्टता नहीं दी बघेल जी कि महिला आरक्षण का आपने स्वागत किया, आपकी डिमांड ये है, हमने इंट्रोड्यूस किया था भाई, आपने इंट्रोड्यूस किया, आपकी डिमांड ये है कि तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, 2029 तक डिले ना हो। लेकिन वन नेशन वन पोल पे आपकी क्या पोजीशन है मुख्यमंत्री जी? क्योंकि आपकी पार्टी का ये कहना है, ऑफिशियल पोजीशन ये है, उस पे जो आपकी पार्टी की CWC का रेजोल्यूशन का भी पार्ट वो है ये कि वन नेशन वन पोल जो है एक तरह से सत्ता को कॉन्सेंट्रेट करेगा, डेमोक्रेसी को पीछे धकेलेगा। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयराम रमेश जी का वर्षन मुझे याद है, उन्होंने सीधा कहा केंद्र सरकार बिल तो लाए, ड्राफ्ट तो लाए, उसकी कंडिका हम देख लेते, फिर हम अपना ऑफिशियल वर्षन देंगे। ये हमारे पार्टी का ऑफिशियल वर्षन है। और अभी भी मैं ये कहता हूँ, भारत सरकार लाए, ड्राफ्ट लाए वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके बाद उन कंडिकाओं के साथ हम चर्चा आपसे करेंगे। मेरा नाम बिल्कुल। धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी कि आपके पड़ोस में बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी चुनाव हैं, आपके भी चुनाव हैं, और एक बड़ा राज्य पड़ोस में राजस्थान जिसमें चुनाव है, उसके बाद 2 और राज्यों के चुनाव आने वाले हैं साथ साथ में, वो हो पाते हैं नहीं हो पाते उनको देखते हैं। बट इन चुनावों में ये जो चुनाव बड़े स्टेट्स के हैं इस समय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या स्थिति आपको लग रही है? क्या आपको दिख रहा है कि आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। हम राजस्थान फिर से आएंगे। मध्य प्रदेश जो राजनीतिक मतलब सत्ता का चीरहरण हुआ था, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता लेगी। छत्तीसगढ़ में वापस होना है, तेलंगाना हम जीतेंगे। तेलंगाना में अभी आप CWC करके आ रहे हैं, आपकी पार्टी की CWC हुई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। क्या बड़ा सिंगल पॉइंट एजेंडा कांग्रेस पार्टी देश के सामने रखना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी होता है मुख्यमंत्री जी कि आप भाजपा की नीतियों की आलोचना करने के लिए तो आप चुस्त हैं, आप आलोचना कर लेते हैं, आलोचना कर देते हैं कि ये इसमें ये खामी है, ये खामी है। बट कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को तकरीबन 5 दशकों तक शासन किया है, कोई ऑल्टरनेट विजन नहीं दे पा रही है इस देश को, ऐसी एक आलोचना है आपकी पार्टी की। लो कर लो बात। कांग्रेस पार्टी के पास ही विजन है। महंगाई से कैसे लड़ा जाए, बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए, लोगों को अधिकार संपन्न कैसे बनाया जाए, कांग्रेस ने किया है। आपने तो लॉकडाउन और नोटबंदी करके लोगों को पैसा छीना है भैया, अधिकार छीना है। वो पैसा कहाँ गया नोटबंदी का? आपके पास योजना क्या है? नोटबंदी। बताइए भला कितने नोट वापस आए? आपने किया लॉकडाउन, कितने लोगों को बेरोजगार किया? वो बता दीजिए। लॉकडाउन नहीं करते तो लाखों लोगों की जान जाती थी। उसके खिलाफ ऑल्टरनेट पॉलिसी भी क्या थी? दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हमने किया। हम व्यापारी से पूछ पूछ के करते थे। एक किसी आदमी की मौत हुई तो बता दो लॉकडाउन के कारण से। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। पर आपको एक राज्य मैनेज करना था। भैया तो राज्य शासन तो एक ही होता है, चाहे 3 करोड़ के लिए करो, चाहे 130 करोड़ के लिए करो। और उसमें भी बताऊं, जितने हम नियम बनाए सबकी कॉपी किया भारत सरकार ने। मैं निकाल के दिखा देता हूं। 21 तारीख को हम आदेश जारी करते हैं, 22 तारीख को उसी कॉपी, शब्द भी नहीं बदले, 22 तारीख को भारत सरकार के द्वारा सर्कुलर जारी होता है कि ये आपके इस हिसाब से आपके लॉकडाउन और उसके जो नियम है कोरोना कोविड के, उसको इस नियम से संचालित होगा। हमारे मैं डेट से दिखा सकता हूं आपको, कॉपी भेजा दूं। मुख्यमंत्री जी, आप आए, आपने अपना समय निकाला और काफ़ी सारे मुद्दों पे, जो जैसा मैंने कहा कि राजनीतिज्ञ हो और राजनीति ना हो संभव नहीं है। आपके प्रदेश के अलावा भी आपने बात की। आपका बहुत साधुवाद मैं करता हूं और मैं चाहता हूं कि अब की बार 4 बच्चे आके मुझे बोलें कि आपने हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।